तो आज हम लोगों का मुख्य विषय इतिहास लेखन के अंतर्गत या ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत किस जो पुरावशेष प्राप्त होते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं। पुरावशेष का तात्पर्य, आर्टिफैक्ट्स का तात्पर्य होता है जो मानव द्वारा प्रयुक्त की गई, मानव द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमारे पास प्राप्त होती हैं वे सब कहलाती हैं आर्टिफैक्ट्स, वे सब कहलाती हैं पुरावशेष। तो पुरावशेष में आपके जीवाश्म भी हो सकते हैं, पुरावशेष में फॉसिल्स भी हो सकते हैं, पुरावशेष में आपके जितने भी अन्य तथ्य अन्य वस्तुएं हैं जो मानव ने कभी प्रयोग किया है, मानव ने कभी उसके साथ उसके जीवन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में मानव के साथ रहे हैं। हाँ, चाहे वो अभिलेख हो सकते हैं, चाहे वे आपके शिलालेख हो सकते हैं, चाहे वे हड्डी के उपकरण हो सकते हैं। हाँ, तो ये जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं ये सभी या मृदभांड हो सकते हैं, टेराकोटा आर्ट्स हो सकते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? पुरावशेष या आर्टिफैक्ट्स। तो इन पुरावशेषों या आर्टिफैक्ट्स का तिथि कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि कोई भी पुरावशेष या आर्टिफैक्ट्स अगर हमें प्राप्त होता है तो वह आर्टिफैक्ट्स किस कालखंड का है, वह किस समय का है, उसके माध्यम से हमें किस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसको मूलतः समझना, ठीक है, आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम इतिहास को साक्ष्य सापेक्ष, तर्कसंगत, रेशनल, बौद्धिक और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं जानते, नहीं लिखते हैं, वह इतिहास नहीं होगा। दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्टोरिसिटी एंड हिस्टोरिसिज्म, ठीक है, इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इसीलिए कहता है कि इतिहास जो है वही होगा जिसमें ऐतिहासिकता होगी, और ऐतिहासिकता के लिए ज़रूरी है कोई भी तथ्य हो वह अन्य तथ्यों से संदर्भित हो, वह प्रमाणित हो, उसके पीछे हमारे पास साक्ष्य हो, उसके पीछे हमारे पास एविडेंस हो, वह वस्तुनिष्ठ हो, ठीक है, और उससे समाज को या समाज में कोई न कोई परिवर्तन या बदलाव आता हो, वह समाज के किसी न किसी एक पक्ष को प्रभावित करता है, तो वही घटना हमें ऐतिहासिक होती है, वही घटना इतिहास का पार्ट होती है। अथवा सभी घटनाएं इतिहास का पार्ट नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज़ नॉट रिमेंबरिंग ऑल द पास्ट बट टू डेलिबरेटली फॉरगेट समथिंग। इतिहास का मतलब अतीत की हर चीज़ को, हर घटनाओं को याद करना नहीं, बल्कि कुछ को जानबूझकर भूल जाना भी इतिहास होता है। तो इट मीन्स नेवर द ऑल पास्ट इज यूज्ड इन हिस्ट्री। इसका मतलब हो गया है कि इतिहास में कभी भी संपूर्ण अतीत का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि अतीत की उन्हीं घटनाओं का अध्ययन होता है जो साक्ष्य सापेक्ष होते हैं, जो तर्कसंगत होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, जो समाज में कम से कम अपना प्रभाव डालते हों, समाज के किसी न किसी पक्ष को प्रभावित करते हैं, समाज में बदलाव लाते हैं, समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया उनमें होती है, वही घटनाएं ऐतिहासिक होती हैं। अथवा हर घटनाएं इतिहास का पार्ट नहीं होती हैं। तो ऐसे क्रम में इसीलिए इतिहास की जो महत्वपूर्ण परिभाषा के रूप में जाना जाता है या इतिहास की महत्वपूर्ण परिभाषा कही जाती है वह यह है कि हिस्ट्री इज़ द कंसेप्चुअल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट अकाउंट्स या पास्ट इवेंट्स इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब हो गया कि इतिहास देश और काल के परिवेश में आबद्ध अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवधारणात्मक एकीकरण होता है। तो यह एक कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्चुअल इंटीग्रेशन होता है, जिसमें अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल होती हैं, और वे घटनाएं जो समाज को प्रभावित करती हैं, और वे घटनाएं इसके लिए ज़रूरी है कि वह उनका इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ स्पेस एंड टाइम, उनके लिए समय और स्थान निश्चित तौर से निर्धारित होना चाहिए। अगर समय और स्थान निर्धारित नहीं है कि कौन सी घटना कब घटित हुई और वह घटना जहाँ घटित हुई उसका स्थान कहाँ पे है, अगर यह नहीं पता है तो समझ लीजिए दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, देयर इज़ नो हिस्टोरिसिटी। इसका मतलब हो गया कि वह जो घटना है वह मेथोडोलॉजिकल हो सकता है, वह मिथकी हो सकता है, वह फिगमेंट हो सकता है, वह इमेजिनेटिव हो सकता है, लेकिन दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो वह इतिहास का अंग नहीं कहलाएगा। तो ऐसी पद्धति में वास्तव में ऐतिहासिक जो पुरावशेष या आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं उनका तिथि निर्धारित करना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि घटना जो भी वस्तुएं प्राप्त हैं वे किस कालखंड की हैं, किस समय की हैं। इनसे हमको किस समय के इतिहास लेखन के बारे में या इतिहास को जानने समझने में हमको सहयोग मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए
तो प्राचीन इतिहास लेखन में अनेक ऐसी विधियां हैं, अनेक ऐसे मेथड्स हैं जिनका तिथि निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो हैं, उनमें है सबसे नंबर 1 पे कह सकते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर पर आपका महत्वपूर्ण है यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। इसी तरह आपका बुच्छ वलय पद्धति, पोटेशियम आर्गन सिस्टम, ऊष्मादीप्ति विधि, अन्य कई महत्वपूर्ण विधियां हैं। इनके माध्यम से पुरावशेषों का तिथि निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान मिला, जैसे कोई सेल मिला, जैसे कोई मुहर मिला, जैसे कोई मृदभांड मिला, जैसे कोई टेराकोटा आर्ट मिला, जैसे कोई हड्डी मिली, तो इन सब का तिथि कैसे निर्धारित हो, इन सब के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और इन वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के द्वारा इतिहास लेखन में तिथि का निर्धारण किया जाता है। और इन वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग आजकल हम कर रहे हैं, इनको हम वर्तमान में कहते हैं इतिहास के सहायक विज्ञान। दे आर जस्ट लाइक द ऑक्सिलरी साइंसेस ऑफ हिस्ट्री, दे आर जस्ट लाइक द ऑक्सिलरी साइंसेस ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है, जो इतिहास के सहायक विज्ञान, इसका मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के अलावा, याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त मानव ने जो भी वैज्ञानिक खोज किए हैं, मानव ने जो भी वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, मानव ने जिन वैज्ञानिक तकनीकों का विकास किया है, अगर उन वैज्ञानिक तकनीकों का, उन आविष्कारों का, उन पद्धतियों का प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाता है, तो ऐसी पद्धतियां या ऐसे तकनीक जो होते हैं वे कहलाते हैं इतिहास के सहायक विज्ञान। लेकिन ये आपका मानवीय विज्ञानों या सामाजिक विज्ञानों से अलग होते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, ठीक है, आपका पॉलिटी, फिलॉसफी आदि आते हैं। तो इनको छोड़कर, तो जैसे आप देखे होंगे एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, सिग्लोग्राफी, ग्राफोलॉजी, रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण डेटिंग सिस्टम्स। इसी तरह आजकल फोटो सिंथेसिस सिस्टम, फोटोग्राफी, ऐसी महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनका वर्तमान में इतिहास लेखन में कहीं न कहीं प्रयोग किया जा रहा है लगातार। इनके प्रयोग के फलस्वरूप वर्तमान इतिहास लेखन अधिक वस्तुनिष्ठ हो रहा है, अधिक ऑथेंटिक हो रहा है। वर्तमान इतिहास लेखन वैज्ञानिकता के अधिक करीब पहुंच रहा है। तो इन पद्धतियों या तकनीकों का प्रयोग के माध्यम से इतिहास पहले की अपेक्षा अधिक ऑथेंटिक, पहले की अपेक्षा अधिक ऑब्जेक्टिव हो रहा है। इतिहास पहले की अपेक्षा अधिक साइंटिफिक अप्रोच पे लिखा जा रहा है। तो इसमें मुख्यतः श्रेय क्या है, इन्हीं तकनीकों का है। इन तकनीकों से इतिहास वास्तव में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी के अधिक करीब पहुंच रहा है। तो इन्हें इतिहास के सहायक विज्ञानों के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। जहाँ तक तिथि निर्धारण विधियों की बात है, तो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तिथि निर्धारित विधियाँ का आविष्कार हुआ, इनका लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो आता है आपका कार्बन डेटिंग सिस्टम। कार्बन डेटिंग सिस्टम जो है, यह सबसे पहले अमेरिका में इसकी खोज की गई। अमेरिका में 1946 में कार्बन डेटिंग सिस्टम की खोज सबसे पहले B.F. लीबी द्वारा की गई। B.F. लीबी, जिसे कहते हैं बिलार्ड फ्रैंक लीबी। तो B.F. लीबी ने सबसे पहले इसकी खोज किया, अमेरिका में इसकी खोज की गई। और बाद में आगे चलकर इस पद्धति में एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार जो किया, इसको मॉडिफाइड किया, इसमें मॉडिफिकेशन का कार्य किया, इसको परिष्कृत किया। उसमें महत्वपूर्ण इतिहासकार वैज्ञानिक हैं सर्जकॉफ। कौन है? सर्जकॉफ। तो दोनों के सम्मिलित प्रयासों से जिस पद्धति का विकास हुआ वह कहलाता है आपका कार्बन डेटिंग सिस्टम। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम के खोज किसने किया है? बिलार्ड फ्रैंक लीबी ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। और इसमें सुधार किसने किया है, इसको परिष्कृत किसने किया है? सर्जकॉफ ने। अगर B.F. लीबी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सर्जकॉफ सही होगा। अगर पूछेगा किन लोगों ने योगदान दिया है तो दोनों सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार जो रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ है वह आपका टाटा फंडामेंटल
रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ है, टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे पहली बार आपका यहाँ पे कार्बन डेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है, इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि विश्व की मानवता के विकास के साथ साथ जब सृष्टि का विकास हुआ, या कह सकते हैं जब पहले सृष्टि का उद्भव हुआ और उसके साथ मानव प्रजातियों का उद्भव होता है, ब्रह्मांड के उद्भव के संदर्भ में और मानव प्रजातियों के उद्भव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह है एआई ऑपरिन का भौतिकवाद या पदार्थवाद, मैटेरियलिस्टिक थियोरी ऑफ एआई ऑपरिन। जो इनका मैटेरियलिस्टिक थियोरी या भौतिकवादी सिद्धांत है, यह कहता है कि संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, संसार की सभी वस्तुएं मूलतः संसार की सभी वस्तुएं मूलतः कार्बनिक पदार्थों के उद्विकास का परिणाम है। कार्बनिक पदार्थों के उद्विकास का परिणाम है। इसका मतलब है कि संसार की सभी वस्तुओं में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। और पूरा मानव शरीर जो है वह कार्बनिक तत्वों से ही बना है, कार्बनिक तत्वों से ही बना है। तो इसी कार्बन की मात्रा को आधार बना के मुख्यतः तिथि का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, जब ऐतिहासिक विधा के रूप में पुरावशेषों के तिथि निर्धारण के क्रम में जो आपका कार्बन डेटिंग सिस्टम है, यह कार्बन डेटिंग सिस्टम मुख्यतः हड्डियों के तिथि निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि मनुष्य का, मैंने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं अगर कार्बनिक पदार्थों से बनी हैं, लेकिन क्या होता है कि मृत्यु आदि के बाद शरीर के अन्य जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स ऑफ बॉडी होते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं, वो विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन हड्डियां जो होती हैं प्रोमिनेंट होती हैं, इसीलिए हड्डियां काफ़ी समय तक रहती हैं, प्रिजर्व रहती हैं। तो उन्हीं हड्डियों में हम कार्बन की मात्रा का अध्ययन करके बता सकते हैं कि कोई हड्डी कितने वर्ष पुरानी है, कोई हड्डी कितने वर्ष पुरानी है। अब सपोज कीजिए कि, अब समझिएगा कि प्रत्येक हड्डी में कार्बन की मात्रा होती है और कार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं। अब मान लीजिए कोई हड्डी आपकी खुदाई से एक्सक्वेशन के बाद मिलती है। अब वो हड्डी अगर प्राप्त हुई तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि वह हड्डी कितनी वर्ष पुरानी है। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि वह हड्डी स्त्री का है या पुरुष का है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। यद्यपि अभी तक हमारे पास कोई इतना ऑथेंटिक स्रोत, कोई इतना एक प्रकार से कह सकते हैं कोई एक्यूरेट ऐसा कोई हमारे पास मेथड नहीं है कि जिसमें हम बता पाएँ कि जो हड्डी प्राप्त हुई है वह पुरुष का है कि महिला का है। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम हैं, कुछ ऐसे साइंटिफिक क्लूज़ हैं जिनके आधार पे हम मानते हैं कि यह हड्डी किसकी रही होगी। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि जो कोई हड्डी अगर प्राप्त हुई, ज़मीन के अंदर से प्राप्त हो रही है, दबा हुआ चट्टानों के अंदर कहीं भी प्राप्त हो रहा है, तो हम मानते हैं कि जैसे कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, अगर हम उनको जनरलाइज करते हैं, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि हड्डी किसकी रही होगी। कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं। जैसे एक तो महत्वपूर्ण यह है कि अगर मान लीजिए वह हड्डी पूरा कंकाल प्राप्त होता है, पूरा स्केलेटन प्राप्त होता है, तो हम देखते हैं कि प्रायः जो स्त्री और पुरुष दोनों में कुछ जो एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, उनके आधार पे हम कुछ चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जांपल समझिएगा कि जो पुरुष का आईब्रो होता है, जो पुरुष का आईब्रो का हिस्सा होता है, वो महिलाओं की अपेक्षाकृत प्रोमिनेंट होता है। इससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा आप अनुमान लगा सकते हैं, जो फीमर की हड्डी होती है, अगर वो पैर मिलता है, पैर का हड्डी है, तो जो फीमर की हड्डी होती है, वह फीमर की हड्डी भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की जो फीमर की हड्डी होती है वह अधिक रिजिड, अधिक कठोर होती है, वह ठीक है, वह उसके अपेक्षा अधिक प्रोमिनेंट होती है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य होता है कि जो महिलाओं में जो उनका आपका जो वो बालों का जूरा बनाती हैं, उनमें से क्या होता है, उसके फलस्वरूप उनकी जो यहाँ की हड्डी होती है वो थोड़ा सा उभर जाती है। ठीक है, वो उभर जाती है, तो उससे भी आप बता सकते हैं कि यह हड्डी पुरुष का रहा होगा कि महिला का रहा होगा। और चौथी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिलाओं का जो एक पेल्विस गर्डल होता है,
श्रोणि मेखला, तो पेल्विस गर्डल में श्रोणि मेखला में एक होता है सियाटिक नाज। जो सियाटिक नाज होता है वह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का जो होता है वह अधिक प्रोमिनेंट या मजबूत होता है, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा चौथा या एक अन्य रीजन मान सकते हैं कि जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट पोर्शन होता है यह भी पुरुषों की अपेक्षाकृत अधिक उभरा हुआ होता है। तो इससे भी आप बता सकते हैं कि संभवतः यह हड्डी जो होगी वह महिलाओं की या महिला या पुरुष की रही होगी। तो बहुत सारे इसके हमारे पास सिस्टम हैं, लेकिन एक्यूरेट बताना भी मुश्किल है ओवरऑल। तो इससे आप बता सकते हैं। अगला समझिएगा, अब मान लीजिए कोई हड्डी प्राप्त हो गया, अब हम एक कैसे बताएं कि हड्डी कितनी वर्ष पुरानी है। इसके लिए समझिएगा कि प्रत्येक जो हड्डी होती है या हमारे पास जो बोन प्राप्त होते हैं, जो स्केलेटन प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक हड्डी में C14 और C12, C14 एंड C12 एंड C13 की मात्रा पाई जाती है, जिनमें से दो मात्राएं जो होती प्रोमिनेंट होती हैं, एक होता है C14 और दूसरा होता है C12। जिनमें से ये जो C12 होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, जबकि C14 जो होता है उसका क्या होता है, उसका लगातार इरोजन होता है, लगातार समय के साथ उसका क्षरण होता है। लेकिन जब कोई हड्डी अपनी परिपक्व अवस्था मैच्योर पीरियड में पहुंचता है तो उस समय में किसी भी हड्डी में C12 और C14 दोनों की मात्रा बराबर होती है, लेकिन समय के साथ C14 की मात्रा कम होने लगती है, जबकि C12 की मात्रा कांस्टेंट या स्थिर रहती है। अब ऐसे क्रम में हमको यह देखना है कि किसी हड्डी से जो C14 की मात्रा है यह कितना कम हो रही है, और इसका एक मानक क्या होगा, इसका मानक होगा C12, क्योंकि वह कांस्टेंट या स्थिर होता है। कहा जाता है किसी भी हड्डी में से C12 की मात्रा कांस्टेंट या स्थिर है, C14 की मात्रा जितना कम होती जाएगी उतना ज़्यादा हड्डी जो होती है, समझ लीजिए उतनी ज़्यादा हड्डी वह पुरानी होती जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कि C12 में कार्बन की मात्रा 100 ग्राम है, सपोज कीजिए 100 ग्राम है, तो निश्चित तौर से C14 में उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी समय के साथ। यह कितना कम होगी, तो ये माना जाता है कि लगभग 5568 प्लस माइनस 30। इसका मतलब है 30 वर्ष अधिक भी हो सकता है और 30 वर्ष कम भी हो सकता है। तो कार्बन डेटिंग सिस्टम में मुख्यतः 30 वर्ष का एक प्रकार से कह सकते हैं फ्लैक्चुएशन या इनफ्लैक्चुएशन पाया जाता है। अब ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि कोई भी हड्डी में से C14 की मात्रा C12 की मात्रा का जब आधी पहुंचती है तो उस हड्डी को कम से कम वह हड्डी 5568 प्लस माइनस 30 लगभग मान के चलिए कि 6000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। 6000 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अगर उसकी मात्रा और कम हो गई तो और पुरानी हो गई, और कम हो गई तो और पुरानी हो गई। तो जितना ज़्यादा 14 की मात्रा कम होती जाएगी हड्डी उतनी ज़्यादा पुरानी या ओल्ड होती जाएगी। इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि इसके तिथि कितना रहा होगा, वो कितना वर्ष पुरानी है। लेकिन होता क्या है, कार्बन डेटिंग सिस्टम से हड्डियों में जो कार्बन की मात्रा का निर्धारण होता है यह लगभग 50-60, ठीक है, 50-60 हज़ार वर्ष, 50-60 हज़ार वर्ष तक तो तिथि निर्धारित करता है। इसके बाद जाके क्या होता है, कार्बन की मात्रा अति न्यून हो जाती है जिसका मेजरमेंट नहीं कह सकता है। तो 50-60 हज़ार वर्ष, याद रखिएगा, पूछेगा कितने वर्ष तक की हड्डियों का सामान्यतः तिथि निर्धारित होता है, तो 50 से लेकर 60 हज़ार वर्ष तक के हड्डियों का तिथि इसमें निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके बाद यह काम नहीं करता है, इतना प्रोमिनेंटली नहीं काम कर पाता है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई हड्डी और ज़्यादा पुरानी है, 1 लाख वर्ष की है या और ज़्यादा है, तो उसका तिथि कैसे निर्धारित करते हैं, उसका निर्धारित करते हैं हम यूरेनियम डेटिंग सिस्टम से। अब जो यूरेनियम डेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो यूरेनियम डेटिंग सिस्टम और रेडियो कार्बन डेटिंग सिस्टम दोनों आइसोटोपिक होते हैं। दोनों में आइसोटोप या समस्थानिक की मात्रा पाई जाती है और इन्हीं समस्थानिक की मात्रा के आधार पर तिथियों का निर्धारण होता है। कार्बन डेटिंग सिस्टम और यूरेनियम डेटिंग सिस्टम दोनों आइसोटोपिक होते हैं, लेकिन दोनों में बस अंतर यह होता है कि कार्बन डेटिंग सिस्टम में रेडियो आइसोटोप का प्रयोग होता है, समस्थानिक का प्रयोग होता है, और इसमें यूरेनियम आइसोटोप या समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक यूरेनियम, दूसरा यूरेनियम थोरियम और तीसरा यूरेनियम और लीड। तो इनमें सबसे जो प्राचीन है आपका है यूरेनियम
लीड पद्धति, तो इनके माध्यम से 50-60 हजार वर्ष के बाद की जो और प्राचीन हड्डियां होती हैं, मुख्यतः उनका तिथि निर्धारित हम किसमें करते हैं, यूरेनियम डेटिंग सिस्टम से। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डेटिंग सिस्टम से अगर किसी कार्बन डेटिंग सिस्टम या कोई हड्डी यदि बहुत ज़्यादा पुरानी है और उस पर कार्बन डेटिंग सिस्टम के माध्यम से उसका तिथि नहीं निर्धारित किया सकता है, तो वह उसका तिथि कैसे निर्धारित किया जाए, तो उसके लिए आपका आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। तो जहाँ पे कार्बन डेटिंग सिस्टम की सीमा समाप्त होती है, वहीं से यूरेनियम डेटिंग सिस्टम की सीमा शुरू होती है, इसको कहते हैं यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। अगला आइएगा वृक्ष वलय पद्धति, जिसे हम कहते हैं ट्री रिंग एनालिसिस, या इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये क्या है, कहा जाता है कि मान लीजिए आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला, कोई काठ का टुकड़ा मिला, ठीक है, कोई आपके वुड टूल्स मिले, तो आप ये कैसे जानेंगे कि ये कितने वर्ष पुराना है। तो इनके लिए कहा जाता है कि कोई वृक्ष है मान लीजिए, इनकी तिथि के निर्धारण का एक पद्धति यह कहलाता है कि किसी भी वृक्ष में जब वो वृक्ष विकास करता है, तो उस विकास की प्रक्रिया में लगभग प्रतिवर्ष, ठीक है, लगभग प्रतिवर्ष में प्रत्येक जो वृक्ष होता है उसमें एक वलय, एक रिंग का निर्माण होता है, एक वलय बनता है। और यह वलय यद्यपि ऐसा नहीं है कि यह वलय जो है वह सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सली हर जगह प्राप्त हो बराबर रूप से, भाई, क्योंकि मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और अक्षांशीय दशाओं के फलस्वरूप इसकी प्रक्रिया, इसके फॉर्मेशन में बदलाव भी प्राप्त होता है या बदलाव भी देखा जा सकता है। तो यह ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जगह के जो वृक्षों का विकास हो उनमें वलय के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया हो एक जैसा हो, ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एक कह सकते हैं जनरलाइजेशन रूप में हम मानते हैं कि अगर सामान्य दशाएं हैं तो प्रतिवर्ष में किसी भी वृक्ष में एक वलय का निर्माण होता है। और अगर इन वलयों की संख्या आप निर्धारित कर लीजिए तो आप बता सकते हैं कि कोई भी जो वृक्ष है वह कितने वर्ष पुराना होगा या कितने वर्ष पुराना है, तो इसकी मात्रा निर्धारित की जा सकती है। यद्यपि ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स का प्रयोग होता है, तो इतना समझना आसान नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि वृक्ष वलय पद्धति को क्या कहते हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया है, ए.ई. डगलस ने दिया है। और इस सिद्धांत से मुख्यतः क्या होता है, इस सिद्धांत से वृक्षों की आयु निर्धारित होता है, किसके आधार पे, वलय की मात्रा के आधार पे, वलय की मात्रा के आधार पे। इसे कहते हैं ट्री रिंग, इसीलिए कहते हैं इसे ट्री रिंग एनालिसिस, या इसे कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चौथा ये पोटेशियम आर्गन सिस्टम, जो मुख्यतः C.G. वाइज सैकर ने दिया है। C.G. वाइज सैकर ने इस पद्धति को विकसित किया है। यह पद्धति खनिजों और सैलों, जो खनिज और सैल होते हैं उनमें जो पोटेशियम की मात्रा और जो आर्गन की मात्रा पाई जाती है, उनके आधार पे, खनिजों और सैलों के आधार पे इनकी तिथि निर्धारित की जाती है, ठीक है। जहाँ पे जो खनिज और सैल हैं या सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आपका धारवाड़ चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं आज जैसे होते हैं, तो उनमें बहुत सारे खनिज और सेल्स पाए जाते हैं, विंध्यन पहाड़ी है आदि। तो इन सब में तिथि निर्धारण की पद्धति के रूप में पोटेशियम आर्गन सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं हम मुख्यतः, ठीक है। आगे समझिएगा। जबकि यहाँ पे देखिएगा जो एक पद्धति है फिशन ट्रैक जो पद्धति है, सबसे लास्ट पद्धति फिशन ट्रैक जो पद्धति है, यह नवीनतम पद्धति है। अभी इसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है फिशन ट्रैक सिस्टम का। इसमें क्या होता है, जो नवीनतम चट्टानें, जो नई चट्टानें बनी हैं, खासकर जो आग्नेय चट्टानें बनी हैं, इन चट्टानों का तिथि निर्धारित करने के लिए हम फिशन ट्रैक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। किसका, फिशन ट्रैक सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। अब इसी में आगे समझिए कि तो एक हो गया आपका पोटेशियम आर्गन, और अभी हमने चर्चा किया फिशन ट्रैक सिस्टम का। अब इसी में, ठीक है, तो ये था आपका फिशन ट्रैक, ठीक है, ये आपका फिशन ट्रैक। फिशन ट्रैक सिस्टम। अगला आ जाइए, इसी में अगला आपका है
ऊष्मादीप्ति विधि। ऊष्मादीप्ति विधि, ऊष्मादीप्ति विधि क्या है? ऊष्मादीप्ति विधि को हम कहते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस ये आपका है ऊष्मादीप्ति विधि, जिसे किसने विकसित किया है? जिसे दिया इस सिद्धांत को, इसकी खोज किया है फेरिंगटन डेनियल्स ने। ठीक है, याद रखिएगा पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक तो आपको तिथि निर्धारण विधि देगा, दूसरा देगा इसके खोजकर्ता। तो याद रखिएगा, तो इसको कहते हैं फेरिंगटन डेनियल्स की विधि है। इसमें मुख्यतः मृदभांडों का, कांच का और सेल्स जो प्राप्त होते हैं इनकी तिथि निर्धारित होती है। मृदभांडों की, कांच की और आपका सेल्स की। मृदभांड आपके जो बेसिकली मिट्टी के पकाई गई वस्तुएं होती हैं, टेराकोटा आर्ट जिसे हम कहते हैं, इन सब के तिथि निर्धारित के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। इसका सिस्टम क्या है? इसका सिस्टम ये है कि माना जाता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए आपका मिट्टी का घड़ा मिल गया, पकाया गया, प्राचीन काल का सुराही मिल गया, या कोई और टुकड़ा मिल गया, हाँ, मृदभांड का, और उस टुकड़े का हमको पता लगाना है कि इसकी तिथि कितना होगी, कितने वर्ष पुरानी रही होगी। तो उसका एक सिस्टम है कि जितनी मात्रा में, जितने वज़न का हमको कोई वस्तु प्राप्त हो रहा है, उतनी मात्रा में हम पहले वही कोशिश करें कि जिस मिट्टी या आदि से वो बना है, अगर हम उसी तरह का मिट्टी ले लें और उसको क्या कहते हैं, हम उसको नीड कर लेते हैं, उसको गूँथ लेते हैं। आफ्टर नीडिंग, गूँथने के बाद क्या करते हैं, हम उस पर फिर उसको आग में पकाते हैं और उस पर, ठीक है, जब हम उसे आग में पकाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी वस्तु वह अत्यधिक ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर वह पकाई जाती है तो उसमें गुप्त ऊष्मा जो होती है संचित हो जाती है। उसमें जो लैटेंट हीट होती है उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट उसमें संचित हो जाती है, और जो लैटेंट हीट होती है इसका धीरे धीरे इरोजन होता है, इसके क्षरण की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। क्योंकि जब आप किसी में, ठीक है, किसी भी वस्तु पे आप जब फ्यूज़न कराते हैं, बमबारी कराते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कुछ ऊर्जा जो होती है उसमें समाहित होती है और कुछ ऊर्जा निश्चित हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तो हम इस पद्धति से ये पता लगाते हैं कि अगर यह वस्तु गर्म की गई है तो उसमें कितना ऊर्जा जो है अंदर गई, मतलब कितना ऊर्जा समाहित हुई लैटेंट हीट के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में, और कितनी ऊष्मा जो है वो बाहर निकल गई। ठीक है, तो उसके आधार पे हम देखते हैं कि जो अब ऊष्मा बची, यह ऊष्मा किस मात्रा में धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, और वह लैटेंट हीट जितने मात्रा में धीरे धीरे उसका इरोजन होता है, वह कम होते जाते, रिड्यूस होता है। तो पता लगाते हैं कि उसका मेजरमेंट करते हैं कि वो कितने समय में कितना मात्रा में कम हो रही है, और उसी के आधार पे हम बता देते हैं कि जो वस्तु प्राप्त हुई है उसमें कितना लैटेंट हीट है, कितना निकला होगा। उसके आधार पे एक एंटीसिपेशन, एक अनुमान करते हैं कि यह जो टुकड़ा मिला है, या सुराही मिला है, मटका मिला है, आदि घड़ा मिला है, या उसका टुकड़ा मिला है, तो वह कितने वर्ष पुराना रहा होगा, कितने वर्ष पुराना रहा होगा। तो एक अनुमान परक यह पद्धति है। तो हम इसके माध्यम से कांच, सेल और मृदभांडों का अध्ययन करते हैं। अगला समझ लीजिएगा, एक अन्य महत्वपूर्ण पद्धति है परागकण विश्लेषण। इसको बोलते हैं हम परागकण विश्लेषण। इसको कहते हैं आपका पोलन एनालिसिस। परागकण विश्लेषण मतलब पोलन एनालिसिस। अब पोलन क्या होते हैं समझिएगा। पोलन मतलब मुख्यतः वे होते हैं, कहा जाता है कि प्रायः पतझड़ के दिनों में वृक्षों से पोलेंस की मात्रा निकलती है। जो पतझड़ के बाद बसंत आते हैं और जब नई नई फूल पत्तियां आती हैं, तो उस समय भी देखे होंगे वृक्षों से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, जो होते हैं फूल नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो जो फूलों की मात्रा गिरती है या जो अन्य वस्तुएं से निकल के आती हैं, तो उनमें छोटे छोटे कण होते हैं जिसे कहते हैं परागकण, तो होते पोलेंस होते हैं। ये परागकण आके मिट्टी में समाहित हो जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। और ठीक है, और दूसरी बात रखिएगा, जो परागकण होते हैं, जब परागकण ज़्यादा मिट्टी में मिलते हैं, या जो पतझड़ और बसंत के दिनों में जब परागकण की मात्रा बढ़ती है, तो इससे दमा रोगियों की संख्या भी बढ़ती है। इससे दमा रोगियों के लिए प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि दमा रोगी जो होते हैं या इसके प्रति बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पोलेन से। तो ये जो मिट्टी में जाके दब जाता है, तो इससे हमें बता सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के जलवायु के बारे में बता सकते हैं,
उसके मिट्टी के स्तरों के बारे में बता सकते हैं। एक पोलेंस एक समय के लिए होगा, उसके बाद कुछ समय बाद अन्य प्राकृतिक हलचलों के माध्यम से, ठीक है, मिट्टी आदि का जमाव होगा, दूसरी बार फिर पोलेंस आएंगे। तो इनसे हम एक प्रकार से स्तरीकरण जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं परागकण विश्लेषण पद्धति। और अंतिम इस क्रम में है आपका फ्लोरीन सिस्टम, फ्लोरीन एनालिसिस या फ्लोरीन मेथड। अब देखिए फ्लोरीन सिस्टम क्या होता है या फ्लोरीन टेस्ट। या फ्लोरीन टेस्ट का सिद्धांत दिया है एक कार्नोट ने, दिया है मुख्यतः एक कार्नोट ने। और इसमें आगे चल के इस पे केपी ओकले ने इसे मॉडिफाइड किया, इसे परिष्कृत किया है केपी ओकले ने। इन लोगों ने सम्मिलित रूप से जो सिद्धांत दिया वह समझिए अब कहलाता है फ्लोरीन सिस्टम। फ्लोरीन क्या होता है, कहा जाता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सिस्टम हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, हड्डियों में फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। और यह माना जाता है कि कोई भी हड्डी अगर प्राकृतिक अवस्था में छोड़ दी जाए, ज़मीन के अंदर छोड़ दिया जाए या दब जाए, तो उस हड्डी जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ती है। जो मानव द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुएं हैं, जो मानव द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं होती हैं, ज़मीन की ह्यूमिडिटी आदि के माध्यम से क्या होता है कि जो हड्डी जितना ज़मीन के अंदर दबी होती है उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतना ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इसका भी अपवाद है, यह भी जनरल सिचुएशन में होता है, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमस की मात्रा और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स पर भी यह डिपेंड करता है कि किसी क्षेत्र की मिट्टी कैसी है। उसके आधार पे इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी आ सकते हैं या हो सकते हैं। लेकिन सामान्यीकरण के आधार पे अगर जनरलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये माना जाता है कि कोई भी हड्डी जितना ज़्यादा ज़मीन के अंदर होगी उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। और जब फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह हड्डी उतनी ही ज़्यादा पुरानी होगी। दूसरा तथ्य समझिएगा, सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई प्राकृतिक बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुआ है, कोई मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा बदलाव अगर नहीं आया है, तो निश्चित तौर से जान लीजिए ज़मीन के अंदर की हड्डी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़मीन के अंदर की हड्डी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो हड्डी जितना ज़्यादा ऊपर पाई जाती है लेयर पे, उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतनी कम होती है, फ्लोरीन मात्रा उतनी कम होती है। तो ज़मीन के ऊपरी लेयर से जो हड्डी मिलेगी, खुदाई कीजिए, ऊपर जो हड्डी मिलेगी वह हड्डी सामान्यतः कम प्राचीन होगी, आधुनिक होगी। इसके नीचे वाली हड्डी थोड़ी और पुरानी होगी, इसके नीचे वाली अधिक पुरानी होगी, इसके नीचे वाली अधिक पुरानी होगी। ये सामान्य नियम भी कहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसके आधार पे हम हड्डियों में फ्लोरीन के मात्रा के आधार पर भी हम यह बता सकते हैं कि कोई हड्डी जो प्राप्त हुई है वह कितने वर्ष पुरानी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण पद्धतियाँ और सिस्टम्स हैं जिनका प्रयोग करके वर्तमान इतिहास लेखन में हम महत्वपूर्ण आर्टिफैक्ट्स का तिथि निर्धारित करते हैं। और इसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं के कालक्रम को निर्धारित करते हैं। महत्वपूर्ण पुरावशेषों का कालक्रम निर्धारित करके इतिहास को साक्ष्य सापेक्ष, इतिहास को तर्कसंगत, इतिहास को ऑथेंटिक और इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इन सहायक विज्ञान जिसे ऑक्सिलरी साइंसेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इनके प्रयोग के माध्यम से वर्तमान इतिहास पहले की अपेक्षा अधिक साइंटिफिक हो रहा है, पहले की अपेक्षाकृत अधिक ऑब्जेक्टिव हो रहा है, पहले की अपेक्षाकृत अधिक यह ऑथेंटिक एंड हिस्टोरिक हो रहा है। इसमें हिस्टोरिसिटी की मात्रा अब पहले की अपेक्षाकृत लगातार बढ़ रही है। तो यह एक प्रकार से इतिहास लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव, महत्वपूर्ण परिवर्तन को द्योतित करता है, महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी व्यक्त करता है। इनके माध्यम से इतिहास अब अधिक वस्तुनिष्ठ, अधिक ऑथेंटिक, ठीक है, और अधिक प्रमाणित, साक्ष्य सापेक्ष और तर्कसंगत होता जा रहा है। इन पद्धतियों के माध्यम से इतिहास पहले की अपेक्षाकृत और ज़्यादा वैज्ञानिक होता जा रहा है, जो इनका महत्वपूर्ण प्रासंगिकता या इनकी महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है।